नमस्कार दोस्तों। आज हिंदुस्तान जिंक के चौथी तिमाही के नतीजे निकले हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान जिंक के चौथी तिमाही के नतीजों का विश्लेषण करेंगे एंड उसके बेसिस पे ये डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें हिंदुस्तान जिंक खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। बिफोर कि हम लोग ये वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है और मेरे लिए काम करना आसान होता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हिंदुस्तान जिंक के जो नतीजे रहे वो थोड़े से तो कमज़ोर रहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का जो सेल्स है वो पिछले साल यानी कि 2019 में जो जनवरी से मार्च वाला तिमाही था, चौथी तिमाही, उसमें 6030 करोड़ रुपए की थी। वो इस साल 19% घट के 4861 करोड़ की रह गई। जो प्रॉफिट्स थे यानी कि मुनाफा उनका, वो चौथी तिमाही में पिछले साल 2012 करोड़ पे रिकॉर्ड हुआ था और वो इस साल 1339 करोड़ यानी कि 33.4% घट गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका मुनाफा भी काफ़ी घटा है, सेल्स भी काफ़ी घटा है। एंड मुनाफा घटने को अगर आप एक और तरीके से देखें कि पिछले साल के टाइम में गवर्नमेंट ने टैक्स रिलीफ भी प्रोवाइड किया कंपनीज़ को, तो टैक्स रिलीफ मिलने के बाद भी इनका मुनाफा काफ़ी घटा है। तो ये थोड़ा सा चिंताजनक है इस कंपनी के लिए। ऑल्दो अगर आप देखें कि जो भी आपके फार्मा सेक्टर की कंपनीज़ के अलावा जिन भी कंपनीज़ के नंबर आ रहे हैं वो नंबर्स तो वीक ही आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पूरा ही कंजम्पशन या पूरा ही जो इंडियन इकॉनमी है वो अभी ऑलमोस्ट स्लो डाउन की तरफ ही है, क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा। तो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा, लोग कंज्यूम नहीं कर रहे, इंफ्रा नहीं तैयार हो रहा। तो किसी भी ऐसी मेटल इंफ्रा वाली कंपनीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल है। इस कंपनी के साथ जो एक चीज़ अच्छी आई है वो ये आई है कि पिछले साल चौथी तिमाही में जो इन लोगों ने मेटल माइनिंग की थी उसके कंपैरिजन में इस साल जो इन्होंने मेटल माइनिंग की है वो 2% ज़्यादा है। एंड ये उस टाइम पे भी ज़्यादा है जब आपका 2 से 3 हफ्ते तक का काम ठप था इनका कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से। तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। आइए देखते हैं कि इनकी जो मैनेजर्स की टीम थी, जो मैनेजमेंट थी, उन्होंने चौथी तिमाही के नतीजों के बाद कमेंट्री में क्या क्या बोला। तो इनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है मिस्टर सुनील दुग्गल, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री एक्टिविटी अक्रॉस द ग्लोब इज अंडरगोइंग ए लेवल ऑफ डिस्ट्रप्शन नेवर सीन सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन दीज चैलेंजिंग टाइम्स आवर फोकस इज बिजनेस कंटिन्यूटी एंड सेफ्टी ऑफ पीपल एंड ऑपरेशंस एंड सपोर्टिंग आवर कम्युनिटीज़ अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बोली कि जो इस बार हो रहा है जिसकी वजह से सब कुछ बंद है, ये दूसरी विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो ऐसे टाइम पे जो इस बिज़नेस का मेजर फोकस है वो रादर दैन प्रॉफिट मेकिंग होने के बजाय अपने लोगों और अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने वाले लोगों को सेफ रखना एंड उन लोगों को इस पैंडमिक से कम इफेक्ट हो ये इंश्योर करना है, जो कि ह्यूमैनिटी के टर्म से बहुत ही अच्छी चीज़ है। इनके जो सीएफओ थे मिस्टर स्वयं सौरभ, उन्होंने कहा कि कंपनी सस्टेनेबल कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ रही है एंड नए नए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही है ताकि ये पैसे जो इनका एक्सपेंस है वो कम कर सके और कंजर्व कर सके कैपिटल अभी कंजर्व करना इज़ लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये चीज़ें नॉर्मल होने में 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर कितना लेंगी। तो जिन भी कंपनीज़ के पास कैश रिजर्व अच्छा है वो कंपनीज़ तो ये जो टाइम है इसको सस्टेन कर जाएंगी। बस जिस कंपनीज़ के पास कैश रिजर्व नहीं है उनके लिए बिजनेस सस्टेन करवा पाना मुश्किल है, क्योंकि ऐसे टाइम पे एज लॉन्ग एज आप बहुत बड़े बैंक से ऐसे कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट भी शायद आपको लोन दे के बचाने का काम ना करे। बाकी इन्होंने एक और चीज़ कही कि वी ग्रेजुअली रीस्टार्टेड आवर ऑपरेशंस फ्रॉम अप्रैल 8 एंड ऑल आवर माइंस एंड स्मेल्टर्स वर ऑपरेशनल इन अ कपल ऑफ वीक। इन अप्रैल 2020 वी रैम्ड अप आवर माइंस एंड स्मेल्टर्स टू 40% और 80% ऑफ कैपेसिटी रेस्पेक्टिवली। तो इन्होंने यही बोला कि 8 अप्रैल के बाद से इन्होंने वापस से अपने ऑपरेशंस माइंस और स्मेल्टर्स में शुरू कर दिए हैं। तो इनके जो माइंस है उनमें 40% कैपेसिटी पे काम होने लगा है और जो स्मेल्टर्स है उनमें 80% कैपेसिटी पे काम होने लगा है। तो आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का चार्ट कैसा दिखता है और उसके बेसिस पे इनके वैल्यूएशंस देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान जिंक के जो वैल्यूएशंस है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक अपने बुक वैल्यू से भी 1x के अराउंड ही, मतलब
9x के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। इनका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो भी अगर आप देखिए स्टॉक की तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव है 10.52। जो इनका वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग मुझे लगती है वो इनकी डिविडेंड यील्ड है, क्योंकि इनके करेंट स्टॉक प्राइस के बेसिस पे जो इन्होंने डिविडेंड इस बार डिक्लेयर किया था वो करीब करीब 10% यील्ड है। इतना आपको अभी किसी एफडी या किसी गवर्नमेंट डिपॉजिट में भी नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उनकी भी जो अभी यील्ड है वो अराउंड 6-6.5% ही आ रही है। तो इनका डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था। हिंदुस्तान जिंक एज ए अगर आप बिजनेस देखेंगे तो इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है इन द लॉन्गर रन। मतलब 2002 में जब इनको गवर्नमेंट ने बेचा था उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे ऑलमोस्ट 300 गुना कर दिए हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसे बिजनेस है जो कि आपके लाइफ टाइम पे 100-200 गुना रिटर्न दे दे तो वो बहुत ही आपको अमीर बना देते दोस्तों। तो ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है। जिंक भी ऐसा मेटल है जो कि गोइंग फॉरवर्ड भी लोगों को काम यूज़ में आता रहेगा। तो इन द लॉन्गर रन आप इसे देख सकते हैं। डिविडेंड यील्ड वाइज कंपनी बहुत अच्छी है, वैल्यूएशंस भी बहुत अच्छे हैं एंड इस डोमेन में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है एंड इस डोमेन में जो बैरियर टू एंट्री होती है वो बहुत हाई है। किसी भी नए प्लेयर के लिए ऐसे डोमेन में घुसना भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये लंबे समय के लिए लंबे अवधि के नज़रिए से आप थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इनके वैल्यूएशंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं मुझे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।